हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा केस जिसका रीजन था जेलेसी। यस, जेलेसी की वजह से ये सारा का सारा क्राइम हुआ 2008 में मुंबई में। हम बात कर रहे हैं नीरज ग्रोवर मर्डर केस। नीरज ग्रोवर मुंबई बेस्ड एक प्रोडक्शन हाउस एग्जीक्यूटिव था और वो सिलोकिट एडलैब्स के साथ काम कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ 24 ईयर्स का था और अपनी एज के अकॉर्डिंग उसने अपनी करियर वाइज बहुत कुछ अचीव कर लिया था। वो बहुत सारे ऑडिशंस कराता था एंड प्रोडक्शन हाउस में जुड़े रहने की वजह से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, उसके सारे के सारे फ्रेंड्स और जो फ्रेंड्स नहीं भी थे वो हमेशा नीरज की तारीफ किया करते थे कि वो एक बहुत ही अच्छा इंडिविजुअल है, बहुत ही अच्छा लड़का है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है एंड सभी के साथ उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्वीट है। तो जैसा कि मैंने बताया, नीरज ग्रोवर प्रोडक्शन हाउस पे काम करता था और वो कई सारे ऑडिशंस कराते रहता था न्यू टैलेंट के लिए। एक ऐसी ही ऑडिशन में आई मरिया सुसाईराज। मरिया सुसाईराज एक मॉडल थी एंड साउथ इंडियन स्ट्रगलिंग एक्टर थी। उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि वो बॉलीवुड में काम कर सके या फिर इंडियन टेलीविजन में काम कर सके। तो इसीलिए वो मल्टीपल ऑडिशंस दे रही थी। यानी ऐसे ऑडिशन में वो पहुंची जिसको कंडक्ट करा रहा था नीरज ग्रोवर। नीरज ग्रोवर से उसका मिलना हुआ और नीरज ग्रोवर अपनी नेचर के अकॉर्डिंग मरिया से बात करता है। मरिया उस ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाती है, बट अपने नेचर की वजह से नीरज उससे बात करने आता है और उसे कुछ टिप्स बताता है और ये कहता है कि उसकी जो बोलने का तरीका है वो अभी भी साउथ इंडियन टच के साथ है। साउथ इंडियन एक्सेंट उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वो बॉलीवुड में काम करना चाहती है या फिर इंडियन टेलीविजन में काम करना चाहती है तो उसकी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसी से एक कनेक्शन बना था नीरज ग्रोवर का और मरिया सुसाईराज का। मरिया सुसाईराज को काम करना था और इसी वजह से वो नीरज ग्रोवर का नंबर उससे ले लेती है और वो कहती है कि मैं आपसे कांटेक्ट करती रहूँगी, कोई भी ऑडिशन होगा तो आप मुझे बताना, तब तक मैं अपनी हिंदी इंप्रूव करती हूँ। और इसी तरीके से दोस्ती हुई थी नीरज ग्रोवर और मरिया सुसाईराज की। फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है, वो बीच बीच पर मिलने भी लगते हैं। नीरज ग्रोवर मरिया सुसाईराज की हिंदी स्ट्रॉन्ग कराने में बहुत मेहनत कर रहा होता है। वो उससे हिंदी में बात कर रहा होता है, उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। एंड जो मरिया सुसाईराज थी उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, जयराम मैथ्यू, जो कि एक नेवल ऑफिसर था और वो कोची में पोस्टेड था। ये बात जो नीरज ग्रोवर से दोस्ती थी मरिया की, ये जो बात है वो मैथ्यू को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जयराम मैथ्यू उसका पूरा नाम था, मैं मैथ्यू कह के रेफर करूंगी। वो मैथ्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी एंड वो मरिया को बार बार कहता था कि तुम नीरज से दूर रहो। बट मरिया नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती कर चुकी थी और अब उसे बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उससे दोस्ती कम करे। और उसे ऐसा लगने भी लगा था कि नीरज जरूर उसको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिलवा देगा जिससे उसका सपना पूरा हो जाएगा बॉलीवुड में काम करने का और इंडियन टेलीविजन में काम करने का। इस वजह से मरिया ने नीरज से दोस्ती कभी नहीं तोड़ी। तो मरिया बातों बातों में जनों को बता देती है, पैट्रिक को बता देती है कि नीरज का मुझ पे क्रश है, पर कहती मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी अटेंशन नीरज की संग नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली उससे कनेक्टेड हूँ। बट जर्नल मैथ्यू को ये बिल्कुल बात पसंद तब से ही नहीं आ रही होती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि नीरज मरिया के आसपास भी रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और मरिया बहुत सारे ऑडिशंस दे चुकी होती है। मरिया के पास कोई स्टेबल रहने का घर नहीं होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है एंड ऑडिशंस की वजह से कई बार वो नीरज के प्लेस पे भी रुकी हुई होती है, जो कि मैथ्यू को पता नहीं होती है। जो जयराम मैथ्यू है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होता है मरिया पे, क्योंकि वो उसे बार बार झूठ बोलती रहती है नीरज से रिलेटेड। सो मैथ्यू के मन में नीरज के लिए ऑलरेडी बहुत सारा हेट डेवलप हो गया होता है। वो बिल्कुल भी नीरज को पसंद नहीं करता है। जब बात आती है मरिया के फ्लैट शिफ्टिंग की, तो मरिया फ्लैट में शिफ्ट हो रही होती है एंड फ्लैट शिफ्टिंग के लिए मदद उसकी सिर्फ नीरज ही कर रहा होता है। नीरज आता है और उसकी फ्लैट शिफ्टिंग में हेल्प करता है एंड तभी ही मरिया को उसके बॉयफ्रेंड का मतलब जयराम मैथ्यू का कॉल आता है। जैसे वो कॉल में बात कर रही होती है, बैकग्राउंड नॉइस से मैथ्यू को किसी मेल वॉइस के सुनने का आभास होता है। वो भी पूछता है कि बैकग्राउंड से मेल नॉइस किसकी है एंड मरिया को ये बताना पड़ता है कि नीरज आया है उसका सामान शिफ्ट कराने। ये सुन के मैथ्यू का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता है और वो कहता है कि तुम अभी के अभी नीरज को अपने घर से वापस भेजो,
नहीं भेजा तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। मरिया उसे कहती है ओके ओके, मैं नीरज को यहाँ रुकने नहीं दूंगी, ओवरनाइट तो वो बिल्कुल भी स्टे नहीं कर रहे हैं, एंड वो उसे तुरंत अभी यहाँ से भगा रही हूँ। ये बात यही खत्म हो जाती है। ये दिन की डे था 6 मई 2008 का, जब नीरज मरिया की फ्लैट शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद नीरज ग्रोवर गायब हो जाता है। 7 मई से नीरज का कोई पता नहीं चल रहा होता है। उसके फ्रेंड्स ऑफिस से उसको फोन आ रहा होता है, बट लंबी लंबी रिंग जाके फोन कट रहा होता है, बट नीरज फोन पिक नहीं करता है। थोड़े टाइम के बाद भी फैमिली एंड फ्रेंड्स को उसकी चिंता होती है, एंड वो जाके कंप्लेंट फाइल करते थे, मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते थे। नीरज की फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स नीरज को कंटिन्यूसली कॉल कर रहे होते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो कहाँ है, और जहाँ भी है सेफ तो है ना। एंड ऐसे ही सडनली नीरज का फोन उठाती है मरिया, एंड वो कहती है कि नीरज अपना फोन मेरे पास छोड़ के चला गया है, उसे किसी पार्टी में जाना था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गया है, ये फोन मेरे पास है। कि गलती से कॉल पिक हो गया होता है तो उसे कुछ ना कुछ एक मेड अप स्टोरी बतानी पड़ती है। वो ये बताती है कि नीरज का फोन मेरे पास छूट गया है, वो किसी पार्टी में गया है। इसके बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है कि नीरज अपना फ़ोन कैसे भूल गया, और अपना फ़ोन भूल भी गया तो किसी भी तरीके से अपनी फैमिली मेंबर्स को ये इन्फॉर्म करना उसे चाहिए था कि वो कहाँ है, कौन सी पार्टी में है, किसके साथ है। इसके बाद भी कंटिन्यूसली 10 डेज तक नीरज का कोई पता नहीं चलता है, एंड पुलिस कंप्लेंट फाइल हो चुकी होती है। पुलिस सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर देती है एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन करती होती है। इसी बीच पुलिस कई बार मरिया सुसाई रात से भी क्वेश्चनिंग करती है, जिसमें मरिया का कहना था कि हाँ नीरज आया था शिफ्टिंग कराने, शिफ्टिंग करा के वो वापस चला गया, एंड उसके बाद कोई भी उसका पता उसे भी नहीं है नीरज का। पुलिस को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। मरिया की बातों में उन्हें बिलीव भी नहीं होता है, बट मरिया अभी भी प्राइम सस्पेक्ट थी, क्योंकि लास्ट जो मीटिंग थी नीरज की वो मरिया के साथ रजिस्टर्ड थी। इसके बाद वो कहाँ गया, किससे मिला, ये कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। तो लास्ट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ मरिया थी, एंड पुलिस जो है मरिया से कॉन्टैक्ट कर रही थी। अब इसी बीच में पुलिस ने मरिया का कॉल लॉग सर्च करने का प्लान करा, एंड जैसे ही मरिया का कॉल लॉग उन्होंने सर्च करा, 1000 से भी ज्यादा कॉल एक इंडिविजुअल को गई थी, और वो था उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू। सो जेरोम मैथ्यू से वो फ्रीक्वेंटली बात करती थी, वो उसकी सगाई होने वाली थी, शादी होने वाली थी, वो मंगेतर था, बॉयफ्रेंड था, बट फिर भी 1000 कॉल्स बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग। एंड ये क्वेश्चनिंग भी पुलिस वाले करते हैं मरिया से, क्योंकि वो कोई और बहाना बना के हटा देती है। इसके बाद भी पुलिस को कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल रहा होता है, तो प्राइम सस्पेक्ट जेरोम मैथ्यू और मरिया ही बने हुए होते हैं। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उनको ये पता लग जाता है कि जेरोम मैथ्यू 6 मई 2008 को मुंबई में ही था, और उससे जब ये पूछा गया तो उसका कहना था कि कोई नेवल ट्रेनिंग थी जिसे वो करने के लिए मुंबई आया था। लेकिन ये जो स्पेसिफिक टाइम था ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहा था, इन पुलिस वालों को ये कहीं ना कहीं लग चुका था कि इस लापता होने की सिचुएशन में कहीं ना कहीं मरिया और जेरोम मैथ्यू का हाथ है। इसके बाद पुलिस अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उन्हें ये पता लगता है कि जेरोम मैथ्यू एंड मरिया सुसाई राज इवनिंग में बहुत सारे बैग्स गाड़ी में रख के कहीं जा रहे थे, और जब वो वापस आते हैं उनके पास बैग्स नहीं होते। और ये जो इन्फॉर्मेशन है दी होती है अपार्टमेंट के गार्ड ने। गार्ड ने पुलिस वालों को बताया होता है कि जो मरिया मैम है वो किसी लड़की के साथ शाम को बहुत सारा सामान लेके बाहर गई थी, एंड वापस आते टाइम उनके पास कोई भी सामान नहीं था। इसके बाद बहुत ही स्ट्रिक्टली पुलिस क्वेश्चन करती है मरिया सुसाई राज और जेरोम मैथ्यू से, और धीरे धीरे ये पता लग ही जाता है कि नीरज ग्रोवर का मर्डर जेरोम मैथ्यू ने किया। सो मरिया सुसाई राज कन्फेस कर लेती है कि जेरोम मैथ्यू ने नीरज ग्रोवर का मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या, और जो बॉडी है वो कहाँ है। बात मरिया सुसाई राज और मैथ्यू पुलिस को उस लोकेशन पे लेके जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बॉडी डिस्पोज करी थी, एंड पुलिस को वहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स भी मिल जाते हैं। कॉल पे जेरोम मैथ्यू मरिया से कह रहा होता है कि नीरज ग्रोवर तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहिए, तुम अभी के अभी उसे अपने फ्लैट से भगाओ। एंड मरिया कहती है कि ओके ठीक है, वो उसकी बात मानेगी और नीरज को यहाँ से जाने को कह देती है।
नेक्स्ट डे उसी डे पे फ्लाइट करके जयराम मैथ्यू कोची से मुंबई आता है। 3 o'clock की फ्लाइट बोर्ड करके 7:30 को जयराम मैथ्यू मुंबई पहुंचता है एंड बेल बजाता है मरिया सुसाईराज के अपार्टमेंट में। उसे एड्रेस पता होता है क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम में मरिया ने उससे एड्रेस शेयर किया था। जैसे ही जयराम घर पे एंट्री करता है वो मरिया से कोई बात नहीं करता, वो डायरेक्ट घर के अंदर जाता है, रूम पे जाता है जहां उसको नीरज ग्रोवर मिलता है। ये देखते ही जयराम मैथ्यू का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो लड़ाई झगड़े करने लगता है। ये वर्बल फाइट फिर एस्केलेट हो जाती है फिजिकल फाइट में। तो नीरज ग्रोवर और जयराम मैथ्यू के बीच फिजिकल फाइट होने लग जाती है। इसी फिजिकल फाइट के बीच में जो जयराम मैथ्यू किचन जाता है और एक नाइफ लेके आके अटैक कर देता है नीरज ग्रोवर पे। नीरज इस अटैक के लिए प्रिपेयर नहीं होता है और इसी वजह से उसे फेटल इंजरीज लगती है एंड मौके पे ही नीरज ग्रोवर दम तोड़ देता है। अब इसके बाद मरिया सुसाईराज और जयराम मैथ्यू को ये पता चल चुका होता है कि उनके हाथ से एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, मर्डर हो चुका है। पर इसके बाद भी वो कन्फेस करना छोड़ के इस बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाते हैं। इसी प्लान के तहत वो मॉल जाते हैं। मॉल से वो बहुत सारी एसेंशियल रिक्वायर्ड चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि डिओड्रेंट, नाइफ, बड़े बड़े बैग्स, पॉलिथीन बैग्स और ये सारा सामान लेके वो वापस से आते हैं अपने फ्लैट पे एंड एक एक करके धीरे धीरे करके दोनों मिल के नीरज ग्रोवर के बॉडी के 300 पीसेस करते हैं, इन बैग्स में भरते चले जाते हैं। शाम तक वो अपना काम फिनिश कर लेते हैं। ये सारे के सारे बैग्स एक बोरोड कार पे जो जयराम मैथ्यू एंड मरिया सुसाईराज थे वो अपने फ्रेंड से बात करके एक कार बोरो कर लेते हैं। एंड ये सारा का सारा मटेरियल मतलब अब जो नीरज ग्रोवर बैग्स पे है, प्लास्टिक बैग्स में, पॉलिथीन बैग्स में है, वो गाड़ी पे रखते हैं। एक इसी टाइम पे गार्ड ने मरिया सुसाईराज को एक आदमी के साथ देखा था, बहुत सारे बैग्स के साथ। इसके बाद ही मुंबई के आउटस्कट्स पे जाते हैं, बीच में एक पेट्रोल स्टेशन में रुकते हैं, पेट्रोल देते हैं, माचिस लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मुंबई के आउटस्कट्स पे जाके जो ह्यूमन बॉडी रिमेन्स है जो इन्होंने पीसेस पे कन्वर्ट करे थे उनको ये आग लगा देते हैं और ये वापस आ जाते हैं। अब एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है मरिया से कि जब वो बॉडी डिस्पोज करने के लिए जा रहे होते हैं तो नीरज ग्रोवर के फ़ोन में फ़ोन आता है, एक्सीडेंटली उसने वो फ़ोन पिक कर लिया होता है एंड वो कोई बात नहीं करती, वो तुरंत ही फ़ोन काट देती है। बट लकीली जो टावर था वो रजिस्टर कर लेता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो मोबाइल फ़ोन है इस एरिया में प्रेजेंट था। अब इसके बाद मरिया एंड मैथ्यू बॉडी डिस्पोज कर चुके होते, ये वापस अपने अपार्टमेंट में आते, एक दिन रहते हैं, नेक्स्ट डे जयराम मैथ्यू वापस से कोची चला जाता है एंड इसके बाद 10 दिनों तक मरिया झूठ बोल रही होती है। पुलिस को तो पता चल चुका होता है कि नीरज ग्रोवर मिसिंग है, झूठ बोल रही होती है, स्टेटमेंट्स चेंज कर रही होती है एंड इसके बाद सारी चीज़ें सेंस क्रिएट करती है कि मरिया सुसाईराज ऐसा क्यों कर रही थी या फिर जयराम मैथ्यू ऐसे बयान क्यों दे रहा था। लास्टली ये जो मामला है कोर्ट में जाता है, इन कोर्ट पे ये डिसाइड किया जाता है कि जयराम मैथ्यू का पहले से कोई प्लान नहीं था मर्डर का, वो अचानक से हीट ऑफ द मोमेंट जेलसी में उसने कर दिया। तो उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि उनका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई प्रॉपर प्रायर प्लानिंग नहीं थी मर्डर। इसके अलावा मरिया सुसाईराज को सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई जाती है इस क्राइम को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। जो मेन सजा होती है वो जयराम मैथ्यू को ही होती है 16 ईयर्स की, 3 साल की सजा होती है मरिया सुसाईराज को। तो ये जो ट्रायल्स चल रहे होते हैं उनमें 3 साल निकल चुके होते हैं, तो ट्रायल की एंड जजमेंट के जस्ट बाद ही मरिया सुसाईराज फ्री हो जाती है, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है। इस जजमेंट के आने के बाद बहुत ऐसी डिबेट हुई कि इन दोनों को ही बहुत कम सज़ा मिली है, जबकि डिजर्व बहुत ज़्यादा सज़ा करते हैं। एक मासूम इंसान की जान ले लेना की सज़ा सिर्फ 3 साल या 18 साल 16 साल नहीं होनी चाहिए। जितनी क्रूएलिटी उन्होंने करी नीरज ग्रोवर की बॉडी के साथ उसके ही अकॉर्डिंग उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, बट सज़ा एक ऐसी ही थी और ये था नीरज ग्रोवर मर्डर केस।